हाय एवरीवन, फिजिक्स के पढ़ने में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन और उसकी पूरी थ्योरी देखी थी हमने। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कॉम्बिनेशंस देखेंगे और कुछ करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो रॉड है और दो रॉड की डिफरेंट कंडक्टिविटीज है K1 और ये मान लीजिए K2। ठीक है, अब ये लेंथ L1 मान लीजिए, ये लेंथ L2 मान लीजिए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लीजिए और इसका A1 और A2 आप अलग अलग मान लीजिए। करेक्ट? अब देखिए ध्यान से, जैसे ही मैंने इन दोनों रॉड को सीरीज में लगाया, करेक्ट, सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस में इसको कन्वर्ट कर लो। इसको थर्मल रेजिस्टेंस की जगह इसका जो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकालने बच्चों, वो निकाल लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाला टेंपरेचर मेरा T1 है, ये मेरा टेंपरेचर T2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? बेसिकली T1 माइनस T2 में मान रहा हूं कि T1 हायर टेंपरेचर पर है, राइट? जो dq by dt होता है बेसिकली वो हमारा करंट होता है, राइट? तो करंट दोनों में क्या होगी? सेम। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में है। dq by dt दोनों में क्या होगा? सेम होगा। अब ध्यान से यहां पर बात करें हम R इफेक्टिव की, तो आपको दिख रहा है कि अगर ये R1 है, ये R2 है, तो ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में R इफेक्टिव कैसे लिखते हैं? R1 प्लस R2 विल गिव यू R इफेक्टिव, राइट? अब R को मैं K के टर्म्स में लिख रहा हूं, R इक्वल्स टू L बाय K, तो बच्चों कितना हो जाएगा? L1 बाय K1 A1 प्लस L2 बाय K2 A2। बस बच्चों, आपको R इफेक्टिव की वैल्यू यहां से आ गई है। अब R इफेक्टिव की वैल्यू निकालो और डायरेक्टली यहां पुट कर दो, राइट? V इक्वल्स टू IR में, तो बेसिकली आप इसको यहां पुट कर सकते हैं डेल्टा V, और आई कैन राइट T1 माइनस T2 equals to dq by dt into R effective, I into R। क्लियर? सिमिलरली आप पैरेलल रॉड्स में भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों रॉड्स को अगर मैं पैरेलल में लगा देता हूँ K1 K2 वाली को, तो उसका पैरेलल में रेजिस्टेंस निकाल बच्चों, हम निकालते हैं 1 upon R effective is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2। क्लियर? अब R1 की R2 वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये जाएगा 1 upon R effective is equals to L by K, तो L नीचे आएगा, L1 K1 A1 plus K2 A2 by L2। अब आपको कुछ नहीं करना है, बिना दिमाग लगाए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं T1 minus T2 V equals to IR, राइट? या आप यहां लिख सकते हैं I into R। ठीक है, R का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक काम करो R का डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 by R की वैल्यू सीधी यहाँ से पुट कर सकते हैं आप 1 by R की वैल्यू, तो ये जाएगा T1 minus T2 इनटू ये जो भी टर्म आ रही है इक्वल्स टू dq by dt। इस तरह से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। करेक्ट? चलिए अब देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल इन TQ। Two walls have thickness in the ratio 1:3 and thermal conductivities in the ratio 3:2 form a composite wall of building. If free surfaces of the wall are at temperature of 30 degree and 20 degree Celsius, what is the temperature of the interface? आसान सवाल, बिल्कुल टफ नहीं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलेंगे, सब कुछ समझ में आएगा एकदम क्लियरली। ध्यान से देखिए, तो मैं मान रहा हूं दो वॉल है, एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, जिनका कंडक्टिविटी, जिनकी थिकनेस का रेशियो, थिकनेस बेसिकली ये जो लेंथ है इसकी इस डायरेक्शन में, हमेशा याद रखना ये जो R इक्वल्स टू L बाय KA होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, भयंकर इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या ये जो लेंथ होती है ना, ये कौन सी लेंथ लेते हैं? जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो होती है वो वाली लेंथ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिए। और ये जो एरिया लेते हैं ये परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। अगर करंट यहां फ्लो हो रही है तो मैं एरिया ये वाला लूंगा, ऐसा है ना? तो हम यहां से आपको दिख रहा है कि अगर ये 30 डिग्री पे माना मैंने और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे माना, तो अब जो हीट फ्लो होगी वो इधर होगी। मतलब ये जो लेंथ है, ये मेरी लेंथ रहेगी L1 L2, ये L1 ये L2। गिवन है हमें थिकनेस का रेशियो है 1:3, मतलब ये अगर L है
तो ये 3L है। क्लियर, इजी इजी इजी। अब ध्यान से क्या बोल रहे हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो है 3:2। ठीक है, अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी में 3 के मानूं तो इसकी मुझे क्या माननी पड़ेगी 2K, 3:2। ठीक, चलिए स्टेप बाय स्टेप। आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं यहाँ का टेम्परेचर बता दो। ठीक है, चलिए एक चीज आपको कॉमन सेंस समझ में आ रही होगी कि यार यहाँ पे जितनी थर्मल करंट फ्लो होगी यहाँ से, क्या उतनी ही यहाँ से फ्लो होगी। कब? स्टेडी स्टेट अचीव करने के बाद, क्योंकि उसके पहले के कैलकुलेशंस में नहीं कंसीडर करता हूं। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि dq/dt दोनों पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेम होगा। dq/dt पार्ट 1 और पार्ट 2 में एकदम सेम होने वाला है। इसका मतलब यह हो जाएगा, देखो dq/dt होता है ka इंटू k1 a1/L1 इंटू बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर। तो बड़ा क्या है यहाँ पे 30। मुझे पता है आंसर 30 और 20 के बीच में आएगा, दैट इज फॉर श्योर, है ना, कॉमन सेंस बोलता है आपका। इज इक्वल्स टू dq/dt, फिर से राइट साइड के लगाएंगे तो जाएगा k2 a2 इंटू बड़ा माइनस छोटा मतलब t-20 डिवाइडेड बाय L2। ठीक, चल अब उन्होंने हमें लेंथ का रेशियो दिया है और थर्मल कंडक्टिविटी दी है। एरिया के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, राइट, तो हमको सेम मानना ही है। तो सेम मानेंगे तो ये एरिया कैंसिल हो जाएगा। अब k की वैल्यूज लेंगे तो ये हो जाएगा 3K और ये हो जाएगा 2K, राइट। लेंथ की रेशियो लेते हैं बच्चों, तो लेंथ का रेशियो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, राइट। दिस इज L एंड दिस इज 3L। क्लियर, चलिए अब देखिए, तो यहां पे ये k L कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 into 3 9 into 30 minus t is equals to 2t minus 40। तो 9 के 27, 270 plus 40 310 equals to 11t। So your answer will be 310 divided by 11 degree Celsius। Clear? चलिए बच्चों देखते हैं कुछ और एमटीक्यूज और समझते हैं कॉन्सेप्ट को एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए मान लीजिए मैंने क्यूबॉइड बना के दिया आपको जिसकी लेंथ a है, ये d मान लीजिए और हाइट c मान लीजिए, राइट। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसका इफेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस बता दो, ठीक। अब कंडक्टिविटी में मिली k, राइट। अब अगर आप कोई भी आंसर दे रहे हैं तो आंसर देने के पहले 2 बार सोचो बेटा। मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है क्या वो L/KA होता है, और L क्या होता है, L वो होता है जिस डायरेक्शन में मेरी हीट फ्लो हो रही है, या मैं इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में बोलूं तो मेरी करंट फ्लो हो रही है, राइट। अभी आपको इधर दिख रहा है किधर करंट फ्लो हो रही है, नहीं। तो अगर करंट यहां फ्लो हो रही है, मान लीजिए मैंने टेम्परेचर ये दिया T1, ये दिया T2 और करंट मैंने बोला कि यहां फ्लो हो रही है, इस केस में मेरा रेजिस्टेंस आएगा L। लेंथ कौन सी बच्चों, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो लेंथ लेंगे A डिवाइडेड बाय एरिया। कौन सा एरिया, इस हीट के परपेंडिकुलर वाला एरिया, मतलब B इंटू C। मान लीजिए मैं केस बदल देता, मैं यहां टेम्परेचर देता T3 और यहां देता T4 और बोलता कि हीट इधर से जा रही है ऐसे। अब रेजिस्टेंस क्या, इस केस में रेजिस्टेंस था रेड बना है तो यहां पे रेड लिख रहा हूं। रेजिस्टेंस लेंथ कौन सी हुई थी बच्चों, C। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगती या हीट फ्लो होने लगती, आया समझ में, डिवाइडेड बाय K। परपेंडिकुलर एरिया कौन सा, ये वाला एरिया, बेस वाला दिख रहा है, A into B। और अगर तीसरी डायरेक्शन लूं, कौन सी डायरेक्शन बची, x y z, सिंपल, ये वाली डायरेक्शन मान ली मैंने, तो यहां पे हो जाएगा b डिवाइडेड बाय k इनटू ac। इसका मतलब बिना देखे बिना सोचे कोई कमेंट मत करना, पहले देख लेना करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, उस डायरेक्शन में लेंथ लेना और उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना, बच्चों जिंदगी में मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कुछ और अच्छे केस
और अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना के भी अगर याद कर लें इसको तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जेईई मेंस एडवांस के बच्चों को अगर डेरिवेशन समझ में आएगा तो बड़ा मजा आएगा। ध्यान से देखना, उन्होंने हमें एक स्फीयर दिया जिसका इनर स्फीयर है रेडियस ए का और आउटर स्फीयर है रेडियस बी का। ठीक, चल यहां पर मटेरियल भरा हुआ है पूरा, जिसकी कंडक्टिविटी मैंने मान ली के, राइट, कंडक्टिविटी कितनी मान ली बच्चों, के मान ली। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको दिया टेम्परेचर T1, इसको टेम्परेचर दिया T2 और मैंने बोला कि करंट फ्लो रही है इधर T1 से T2। ठीक बात। अब एक चीज ध्यान से देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई कि जो करंट है वो तो ऐसी फ्लो हो जाएगी, ऐसे फ्लो हो जाएगी, ऐसे ऐसे, मतलब हीट है ना, हीट कैसे फ्लो हो जाएगी, ऐसे फ्लो हो जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा यार जैसे जैसे हीट बाहर जा रही है मेरा एरिया चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। कुछ क्या होता है ना, अपने को फील आने लग जाता है कि यार जैसे जैसे कोई चीज वेरी हो रही है, क्या कोई चीज अगर वेरी हो रही है तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा इंटीग्रेशन से, तो ये अपना फील आएगा। बस बच्चों को ये होता है कॉन्फिडेंस की कमी होती है और सोचते हैं यार इंटीग्रेशन हमसे तो ना हो पाएगा। बच्चों कॉन्फिडेंस रखो, खुद में कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, एक बार सीख लो और दूसरी बार खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, बड़ा मजा आएगा। तो ध्यान देखिए, शुरू करते हैं। मैं करता हूं, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है यहाँ पर, कितनी एक्स डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट बना लेता हूँ dx लेंथ का, करेक्ट। ये मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया ऐसे ऐसे ऐसे। इस एलिमेंट की थिकनेस मैंने ली है dx और रेडियस मैंने लिया है x। ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ कि अगर ध्यान से है ना, मैं क्या मान रहा हूं कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो जब मैं थर्मल रेजिस्टेंस लिखूंगा R, छोटा सा थर्मल रेजिस्टेंस, तो बच्चों लेंथ क्या लूंगा, ये वाली लेंथ, आया समझ में? हाँ शाबाश बेटा, dx, यही तो लेंथ होगी मेरी, ये हो जाएगा मेरा dx डिवाइड बाय k, मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो कंडक्टिविटी है ना, डिवाइड बाय एरिया। अब एरिया क्या है, ये सर्कल नहीं है, जो स्फीयर क्या है, क्योंकि मैंने ये स्फीयर बनाया है ना, जिसका इनर रेडियस आउटर रेडियस है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 4 पाई x स्क्वायर। ठीक, चलिए बस अगर आपने ये ढंग से लिख दिया ना, खेला खत्म, आंसर आएगा आपका। पूरा रेजिस्टेंस निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। मेरा जो x वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, इनर रेडियस a टू आउटर रेडियस b, तो ये हो जाएगा a से लेके b तक। तो 1/4 पाई के बाहर आएगा dx बाय x स्क्वायर, राइट। x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना था, ये हो जाएगा x टू द पावर -2, लिख लो इनको, जिन बच्चों को इंटीग्रेशन में दिक्कत है उसके लिए एक स्टेप और बढ़ा दी मैंने, तो हो जाएगा 1/4 पाई x टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। अब लिमिट पुट कर दीजिए a टू b, बस यहां क्या बचेगा बच्चों, ये हो जाएगा ये -1 बचा, -1/4 पाई इंटू 4 पाई k, 4 पाई k, ये तो माइनस साइन और जा x टू द पावर -1, तो जाएगा 1/x a से b। ठीक, अब अगर मैं अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं तो हो जाएगा 4 पाई k 1/x फ्रॉम b टू a। ठीक है, अब पहले वैल्यू पुट करके भी माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो हो जाएगा 1/4 पाई k अपर लिमिट 1/a - 1/b। दिस विल बी द आंसर। ये बच्चों है आपकी r की वैल्यू। क्लियर, आप उसको ऐसा फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस निकालने का एक और बढ़िया एग्जांपल आपके सामने है बच्चों। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ मान ली है मैंने L और इनर रेडियस माना है मैंने A, आउटर रेडियस माना है B। ठीक है, मतलब मटेरियल कहां पे है, यहां पर बस है A और B के बीच में। ठीक, चलिए यहां अब देखो ध्यान से, अब कैसे टेम्परेचर के पॉइंट मतलब हीट फ्लो के डायरेक्शन चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, आपको देखने में आनंद आएगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं केस ले रहा हूं कि मैंने इसको ऐसा रखा
और मैंने टेम्परेचर T1 यहाँ दिया और T2 यहाँ दिया, ठीक है। अब हीट कैसे फ्लो होगी बच्चों? शाबाश, हीट चली रहे हीट चली रहे, ये हीट चली यहाँ से SC, ठीक। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें। अब ये देखो, अभी आर इफेक्टिव जो होता है वो होता है एल, ठीक है। लेंथ तो ये लेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और के एरिया कौन सा लेंगे? हाँ ये वाला एरिया बच्चों, समझ आ रहा है? मतलब आपको ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, ये वाला एरिया, ये दिखा दिखा नहीं। अभी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ना तो लेंथ चेंज हो रही ना एरिया चेंज हो रहा। इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। क्या ये सर्कल ही तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पाई बाहर का स्क्वायर माइनस अंदर का स्क्वायर। दिस इज द आंसर, खेला खत्म, आंसर आ गया, इजी इजी इजी। अब देखो इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता। कैसे कर देता? मॉडिफाई कर देते हैं। तो हमने इसको ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाया, फिर आपको भी बनाया और ऐसे बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया, ठीक। चल ध्यान से देखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर दे रहा हूँ अंदर वाले को T1 और बाहर वाले को T2। अब करंट कैसे फ्लो होगी, मतलब हीट कैसे फ्लो होगी, आया समझ में? तो अब हीट फ्लो होगी ऐसे 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 ऐसे। अब बताओ बच्चों, एरिया चेंज होगा नहीं होगा? होगा, हर पॉइंट पे होगा। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के काम ही नहीं चलेगा। तो हम इसको ऐसे देखते हैं टॉप व्यू से, ये ए, ये है बी। अब वापस वही कहानी, सेम टू सेम बिल्कुल डिट्टो। एक्स डिस्टेंस पर जाके मैं एक छोटी सी रिंग एलिमेंट मान लूंगा, और मैंने एलिमेंट मान लिया। बेसिकली रिंग एलिमेंट नहीं, पता है क्या है ये मैंने ना छोटा सिलेंडर मान लिया, बिल्कुल ऐसा और लंबा ऐसा, ठीक है। समझ लो, मतलब ये एलिमेंट ऐसा माना है मैंने, रेड कलर का एलिमेंट मैंने कंसीडर किया, छोटा सा एलिमेंट। क्योंकि जितने भी हीट फ्लो होगी वो तो ऐसी होगी, ऐसी ये क्योंकि ये चलिए 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 है ना। तो मैं ऊपर से देखूंगा तो पूरा पूरा समझ में आएगा। चलो, तो एक्सिस्टेंस में मैंने dx थिकनेस की एक छोटा सिलेंडर मान लिया जिसका थिकनेस कितना था बच्चों? dx। अभी लेंथ क्या है? लेंथ dx ही, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रही, मतलब हीट ऐसे फ्लो हो रही, बहुत ही बढ़िया। तो छोटू सा रेजिस्टेंस इक्वल्स टू dx by k into एरिया। सारा खेल एरिया का है। अब आपको एरिया निकालना आना चाहिए था। किसका एरिया? इस हीट के फ्लो के परपेंडिकुलर वाला एरिया। तो आपको दिख रहा होगा ये जो कर्व सरफेस एरिया है, यही एरिया है इफेक्टिव। तो इफेक्टिव कर्व सरफेस एरिया आपको आना चाहिए 2 पाई RH। r क्या रेडियस x मनी में इनटू h हाइट 2 पाई RH, ठीक। बस अगर ये आ गया तो खेला खत्म, बस आंसर है, सिंपल है। इंटीग्रेट मार दो, बड़ा 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 बड़ा, कहां से कहां तक? a से b तक। तो थर्मल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 1/2 पाई k इनटू l अंदर dx by x का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? फ्रॉम a टू b। अब क्या करना है आपको? तो बस वैल्यू पुट करो, खेल खत्म। तो जाएगा इंटीग्रेट 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों? log x, log कौन सा? नेचुरल लॉग फ्रॉम a to b हो जाएगा 1/2 पाई k l log b माइनस log a। अब आप इतना बड़े हो गए हैं कि log m माइनस log n डायरेक्ट लिख सकते हैं, log m by n 1/2 पाई k। आप एक स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं log of b by a। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस खुद करना, स्टॉप कर देना, वीडियो पॉज कर देना और खुद पेन पर पे प्रैक्टिस जरूर करना। तो आइए बच्चों देखते हैं एक और मस्त लेवल का प्रॉब्लम। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एक फ्रस्टम टाइप बना हुआ है, जिसका मैं छोटा वाला रेडियस a मान लेता हूं और बड़े वाला रेडियस b मान लेता हूं, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है बिल्कुल, लेकिन अपन बुकिश मेथड से थोड़ा सा अलग
और बेहद आसान तरीके से करने वाले हैं इसको, तो आपको मजा आएगा। चलिए, अब मैंने ये टेम्परेचर दिया T1, ये टेम्परेचर दिया T2, तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि भाई करंट जाएगी ऐसी, ठीक। चलिए, है ना, अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, आसान है, आपको समझ में पूरा पूरा आएगा। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसी, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस a है तो ये भी a, ये बची हुई डिस्टेंस कितनी बच्चों, शाबाश, b माइनस a। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, अब मैं यहां से x डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस की स्ट्रिप मान लेता हूं, ठीक। क्लियर, चलिए, अगर मैंने ये स्ट्रिप मान ली तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यार अब करंट ऐसे फ्लो होने वाली है, मतलब हीट ऐसे फ्लो होने वाली है, तो जो छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा इस स्ट्रिप का वो आएगा लेंथ, लेंथ क्या है बच्चों, dx, शाबाश, डिवाइडेड बाय k, मटेरियल की प्रॉपर्टी इनटू एरिया। अब ये एरिया कौन सा लेंगे, एरिया ये वाला, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा सर्कुलर एरिया में एकदम पतली सी मानी है, तो डिस्क की बनेगी, तो पाई r स्क्वायर। तो बेसिकली यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये मैं लेता हूं r, पाई r स्क्वायर। क्लियर, चलिए, अब आपको दिख रहा होगा कि r जैसे आगे बढ़ेगा वेरिएबल है, r क्या है बच्चों, वेरिएबल, r वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, क्योंकि आगे आएगी जाएगी धीरे धीरे, यहां से आते की लेंथ में मानता हूं l है। तो दो चीज वेरिएबल है तो एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकता मैं, क्या करना पड़ेगा, मुझको इन दोनों में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, तभी मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा, और यही इस प्रॉब्लम का मेन क्रक्स है। तो अब मुझे निकालना क्या है, मुझे dx और r में एक रिलेशन निकालना है, ठीक बात है। अब ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा कि अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करता हूं PQR, PQR, तो ये जाएगा दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, मतलब b, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा लो, b minus a डिवाइडेड बाय l इज इक्वल्स टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, है ना। तो ये जाएगा, ये a है तो ये ऊपर वाला जाएगा r minus a डिवाइडेड बाय x, ठीक। चलिए, तो ये जाएगा मेरे पास b minus a डिवाइडेड बाय l into x इक्वल्स टू r minus a, ठीक। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, जाएगा b minus a by l into dx इक्वल्स टू dr minus 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, बस खेल खत्म। अब dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, dx की जगह यहाँ पुट कर दो डायरेक्ट, ये जाएगा dr into l डिवाइडेड बाय b minus a, और ये ऐसे आएगा कि ये इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक। अब रेडियस कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है बच्चों, ध्यान से। सबसे पहले ये जो छोटी छोटी हो जाएगी तो इसका रेडियस क्या रहेगा a, फिर बड़े यहाँ जाएगी तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा b, तो रेडियस होगा मेरा r इक्वल्स टू a से b, बस खेला खत्म। अब ध्यान से देखो, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, ये जाएगा l बाय b माइनस a इंटू k इंटू पाई, अंदर क्या बचा dr बाय r स्क्वायर, अभी बन गया 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये होता है -1 बाय r, तो ये जाएगा -1 बाय r। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पुट करेंगे अपन माइनस मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये a टू b, अब माइनस बाहर निकालो बच्चों, ये जाएगा l बाय k बाय b माइनस a 1 अपॉन a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a विद नेगेटिव साइन, है ना। तो ये जाएगा a माइनस b, फिर सिंपलीफाई कर देंगे इसको, तो ये जाएगा 1 अपॉन k बाय इंटू b माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय ab, ठीक, विद नेगेटिव साइन। अब आपको दिखेगा एक चीज, ध्यान से देखना, ध्यान से एक l छूट गया कहीं पे, हाँ ये वाला l, ये l एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं। अब ध्यान से देखना, ये b माइनस a से b माइनस a कैंसिल, तो नेगेटिव साइन, तो जैसे हम नेगेटिव में करूंगा तो a माइनस b हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा ये बचेगा हमारे पास 1 अपॉन k इंटू पाई इंटू ab इंटू l, दिस विल गिव यू r इफेक्टिव, ठीक है। तो ये तो हमारी हुई कन्वेंशनल मेथड।
अब बच्चों एक शॉर्ट ट्रिक जैसे इसको समझ के याद कर लो। कैसे? सिंपल तरीका है, जब भी आपको फ्रस्टम वाला कोण दिखे तो लेंथ तो पूरी लेना है। क्या होता है अपना आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू एल बाय के इंटू ए। ठीक है, एरिया में क्या लेना है आपको, ये वाला मान लो R1, ये मान लो R2, तो पाई इंटू R1 इंटू R2, पाई इंटू R1 इंटू R2, बस सिंपल। छोटा रेडियस इंटू बड़ा रेडियस, आपका आंसर यही आएगा जो हमने कैलकुलेट करके निकालना है। बस तरीका है याद करने का, आप इसको याद कर सकते हैं। और नहीं आपको कंसेप्चुअली जाना है बिल्कुल, तो पूरे डेरिवेशन मैंने आपके सामने करके बता दिया है। हो एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। चलिए ये बच्चों देखते हैं कुछ और अच्छे लेवल के एमसीक्यूज। यहां पर नॉर्मल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रॉड रखी हो तो इफेक्टिव आर निकालना आप लोगों के लिए बेहद इजी है। लेकिन मान लीजिए अगर क्वेश्चन इस टाइप का है जिसमें इस रॉड का K1 है, K2 है, K3 है, एरिया भी ले लीजिए आप A2, A1, A3, लेंथ भी ले लीजिए L1, L2, L3। ठीक, अब टेम्परेचर गिवन है हमें, इस पॉइंट का टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, इसका T3 है, वो पूछ रहे हैं फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। इस तरह के क्वेश्चंस 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन 11th में आपको ये चीज समझनी होगी कि इसको अप्रोच कैसे करते हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम ऐसा मान लेते हैं कि करंट के फॉर्मेट में लेता हूं उसका, कि यहां से करंट बाहर गई I1, I2, I3, ऐसे मान लेता हूं। करंट कितनी गई I1, I2, I3। बेसिकली आपको ऐसा मानना चाहिए कि इस पॉइंट पे से हीट बाहर गई, ऐसा मान लीजिए। इस पॉइंट पे से हीट किस गई? बाहर। अब आप सोचो कि यार हीट बाहर क्या जा सकती है, कुछ हीट अंदर आएगी, कुछ बाहर देगी। लेकिन मैं मान रहा हूं, ऐसा अज्यूम कर लो, अज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या किरचॉफ लॉ बोलता है कि जितनी हीट आएगी उतनी जाएगी, या जितनी करंट आएगी उतनी ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनकमिंग करंट कितनी? 0 है, लेकिन आउटगोइंग करंट कितनी है? आउटगोइंग करंट कितनी है? आउटगोइंग विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ, the incoming current should always be equals to the outgoing current, or the incoming heat at the junction should be equals to outgoing heat from the junction। जितनी हीट आएगी उतनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। अब अप्रोच कैसे करना है बच्चों? करंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं इजीली, L1 by K1 A1, तो ये मैं R1 मान लेता हूँ, ये R2 मान लेता हूँ, ये R3 मान लेता हूँ। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस। बस खेल रहा था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने आउटगोइंग करंट मानी है, इसका मतलब ये टेम्परेचर ज्यादा माना है और ये टेम्परेचर कम माना है। मुझे पता है कि आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। वो अपने हिसाब से ऑटोमेटिक वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी और आपका यहाँ का आंसर आ जाएगा। आपको घबराने वाली बात नहीं है। आप ये मत सोचो कि यार मैंने डायरेक्शन ऐसे अज्यूम कर ली तो आंसर गलत आएगा। नहीं, सही आंसर आएगा। बस फिर आपके लिए करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, आपका आंसर हो जाएगा I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। समझ में आया? चलिए अब देखो, तो इसलिए मैंने माना कि सब करंट क्या जा रही? बाहर जा रही है। ईच एंड एवरी करंट इज गोइंग आउटसाइड। I can assume that the sum of the current is 0. So sum of the current I can write this as T minus T1 potential difference. Current is nothing, is potential difference by resistance. So T minus T1 by R1 plus यहाँ से T2, it will be T minus T2 by R2 plus T minus T3 by R3 is equals to 0. Right? तो sum of current 0 हो जाएगी, खेल खत्म, मजा आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नाम से कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज। राइट, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होते हैं? 5 रेजिस्टेंस होते हैं, और अगर पांचों का रेजिस्टेंस का रेशियो R1 by R2 इज इक्वल्स टू R3 by R4 अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इस वाली रॉड में से कोई करंट फ्लो नहीं होती है। ये स्टैंडर्ड रूल है, आप याद कर लीजिए। अभी के लिए आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा 12th में, लेकिन अभी के लिए आप ऐसे समझिए, जब भी 5 रॉड गिवन हो और वो इस तरह के फॉर्मेट में गिवन हो तो इस वाले रॉड को आप हटा दो और सॉल्व कर दो, तो आपका आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। राइट,
फिर आप यहाँ से टेम्परेचर T1, यहाँ टेम्परेचर T2 ऐसा मान लीजिए, और फिर आप इन दोनों को सीरीज में इफेक्टिव पैरेलल में मान के कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं एक मजेदार कॉन्सेप्ट, फ्रीजिंग ऑफ लेक, फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन द सरफेस ऑफ द लेक। अभी बच्चों होता क्या है, आपने देखा होगा जो कंट्रीज जिनका टेम्परेचर माइनस में होता है, ठीक है, वहां पे भी एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो सरवाइव करते हैं। अभी जो एक्वेटिक एनिमल सरवाइव करते हैं, क्यों? क्योंकि जो नीचे का टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हम पढ़ चुके हैं एनोमलस बिहेवियर में, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या देखना है कि यार जैसे ही यहां पर सर मान लीजिए कि ये वाटर है और वाटर के ऊपर की जो सरफेस है वहां पे -3 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, टेम्परेचर है, ठीक है। अब क्या होगा, अभी आपको दिखेगा कि यार ये ज्यादा टेम्परेचर पे है और ये कम टेम्परेचर पे है, तो अब पानी क्या होने लग जाएगा, ठंडा। क्यों? क्योंकि ये हीट देने लग जाएगा इसको, ये दे दी इसने, चल भाई चल भाई चल भाई चल, तो ये हीट देगा और ये हीट लेगा। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे इतनी थिकनेस में, राइट, वाई थिकनेस में क्या जम गया, बर्फ जम गया, मतलब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, इसका टेम्परेचर हो गया 0, बर्फ जम गई ऊपर पर सरफेस पे, है ना, ठीक है। अब मान लेता हूं कि ये टी टाइम पे हो, थोड़े से अगर dt टाइम की बात करूं तो dy थिकनेस और बढ़ गई होगी, dt टाइम मतलब t प्लस dt टाइम हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये जो नई थिकनेस आ गई मेरे पास, ये हो गई y प्लस dy। अब ऐसे ही थिकनेस बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ठीक। चलिए अभी हम देख रहे हैं, अब एक चीज ध्यान से रखना कि जो कंडक्शन हो रहा है यहाँ पे बच्चों, यहाँ नीचे से ऊपर हो रहा है, कंडक्शन कहाँ हो रहा है, नीचे से ऊपर, मतलब हीट का जो फ्लो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है बेचारा, है ना। तो हायर टेम्परेचर क्या हो गया, मान लिया मैंने यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ हीट, इधर से इधर फ्लो हुआ, तो हायर टेम्परेचर कौन हुआ, 0 डिग्री, और लो टेम्परेचर क्या हुआ, -3 डिग्री सेल्सियस। तो मैं जब रेट ऑफ हीट फ्लो निकालूंगा, dq/dt निकालता हूँ, होता है k × a × टेम्परेचर डिफरेंस। अब बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, बड़ा क्या है 0, छोटा क्या है -t, तो जाएगा -t डिवाइडेड बाय लेंथ, ये है मैंने वाली y, ठीक। चलिए अब आपको दिख रहा होगा कि यार ये हो जाएगा k/a/t/y dq/dt। अभी जो हीट मिल रही है बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पानी था वो काय में कन्वर्ट हो रहा है, काय में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, आइस में। क्या फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो मुझे पता है कि जो हीट लगती है वो लगती है लेटेंट हीट, और यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगेगी। तो ये जाएगा, मैंने छोटी सी dq निकालूंगा तो ये जाएगा dm × l, छोटा मास × l क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। चलिए तो मैं dq की वैल्यू करता हूं, तो ये जाएगा dm × लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन dt, ये जाएगा k/a/t/y। अब एक चीज ध्यान से समझो, dm के छोटा सा मास कर दूं, एरिया कुछ होगा, एरिया इसकी शीट का एरिया इनटू थिकनेस दीवार, ये समझ रहे हो, यही हीट देगा, है ना, यही इसका ही फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जाएगा एरिया इनटू थिकनेस, ये हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू LF डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू k/a/t/y। अब एक चीज ध्यान से पूछो, ये एरिया से ये एरिया मतलब एरिया से इंडिपेंडेंट है, एरिया से कोई मतलब नहीं, और ये टाइम है और ये टेम्परेचर है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये जाएगा रो इंटू y इंटू LF इंटू dy इक्वल्स टू k इंटू t इंटू dt, ठीक। अब इंटीग्रेट कर दो, जैसे ही इंटीग्रेट करता हूँ उसको, तो ये सब तो कांस्टेंट है, यहाँ इंटीग्रेशन लगेगा 0 से y बोल देता हूँ, और ये टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर मान लिया -10 डिग्री -20 डिग्री कुछ भी मान लो, ये जगह 0 से टाइम t में। अब आप जो एक चीज पता पड़ेगी कि यार LF
इंटू रो इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू के टी इंटू टी। इसका मतलब समझ रहे हो आप भाई, इंपॉर्टेंट चीज निकल गई। ये सब कॉन्स्टेंट है, ये वाई इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करना है, दैट द टाइम इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। वाई क्या बच्चों? थिकनेस। टाइम किसके प्रोपोर्शनल है? वाई के स्क्वायर के। इसका मतलब मेरा जैसे जैसे समय बढ़ेगा मेरी थिकनेस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो धीरे 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 फ्रीज होते जाएगा पानी नीचे तक समय के साथ, ठीक है। माना कि मंजिल दूर है पर जाना जरूर है। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।